नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 7 दिसंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सर्वप्रथम हम लोग आज के सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, भारत रूस ने सैन्य समझौते का नवीनीकरण किया। तो इसके साथ साथ रूस भारत संबंधों की चर्चा की जाएगी और दूसरा है भारतीय हवाई अड्डों में चेहरे की पहचान तकनीक यानी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से अब हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान की जाएगी। इसके बारे में कि यह तकनीक है क्या, इन सब की चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा कुपोषण से निपटने का तरीका और चौथा टॉपिक है अनसुलझे संवैधानिक मामलों की फैसलों की सूची। यानी कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि अभी तक उसका निर्णय नहीं आ पाया है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ साथ मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की संरचना की चर्चा करेंगे कि कैसे लिखा जाए। अब बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। पेज नंबर 1 पे आया हुआ है, इंडिया रसिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट, राजनाथ हाइलाइट्स बॉर्डर चैलेंजेस। तो यहाँ पर दो खबरें हैं और तीसरा जो है संपादकीय पृष्ठ पे आया है, एक्सपैंडिंग इंडियाज एंगेजमेंट इनवेलप विथ रसा। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो चर्चा में यानी भारत रूस ने सैन्य समझौते का नवीनीकरण किया, रक्षा मंत्री ने सीमा चुनौतियों पर प्रकाश डाला और रूस के साथ भारत के जुड़ाव का विस्तार। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो भारत रूस ने सैन्य समझौते का नवीनीकरण किया है। तो यह क्या कौन सी बैठक थी? 21वीं वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में भारत रूस के बीच 4 रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर और सैन्य संबंधों का विस्तार किया। तो इसमें जो है दोनों पक्षों ने सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी 2021 से 2031 तक। और AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के सौदे पर भी हस्ताक्षर किया गया। तो इस तरह से यह उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा राइफलों का निर्माण। और इन समझौतों पर भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीक संबंधी आयोग की 20वीं बैठक के दौरान यह समझौते किए गए और यह मूल समझौता 2019 फरवरी में ही किया गया था। तो 20वें IRGC MTC के प्रोटोकॉल पर एक अन्य समझौता भी किया गया। तो यानी इन 4 समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो वह है इंडिया रसिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 6 लाख से अधिक AK-203 राइफलों के निर्माण को लेकर है। तो सैन्य सहयोग पर एक समझौता वर्तमान रूपरेखा के नवीनीकरण को लेकर है। तो बैठक में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में रक्षा मंत्री ने रूस को भारत का दीर्घकालिक विशेष एवं अधिकार संपन्न सामरिक भागीदार करार दिया और कहा कि उनके संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा बहुपक्षवाद, वैश्विक शांति एवं समृद्धि, आपसी समझ एवं विश्वास पर आधारित है। तो इस तरह से रूस द्वारा भारत को दिए जाने वाले सशक्त सहयोग की सराहना की और इस बात पर भी बल दिया कि करीबी सहयोग किसी अन्य देश को लेकर लक्षित नहीं। उसी में दिया गया है, रक्षा मंत्री ने सीमा चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। तो इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, हालांकि बगैर नाम लिए हुए ही हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि महामारी, हमारे पड़ोस में असाधारण सैन्यीकरण, आयुधों का विस्तार और 2020 के ग्रीष्म से हमारी उत्तरी सीमा बिना उकसावे की आक्रामकता से कई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार गलवान घाटी पर जो अशांति फैली हुई थी तो उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और पहली बार भारत और रूस के बीच में 2+2 वार्ता हो रही है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। 2+2 का मतलब है कि रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता, यानी हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और उधर से रूस के रक्षा और विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया है। और द्विपक्षीय सौदे में एक द्विपक्षीय
द्विपक्षीय लॉजिस्टिक सपोर्ट डील, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, साथ ही एक नेवी टू नेवी सहयोग समझौता ज्ञापन भी एजेंडे में था। तो रूस ने S-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी भी शुरू कर दी है, जिनकी शिपमेंट रास्ते में है। तो इस तरह से अगले 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह से भारत और रूस एक भू राजनीतिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मिल रहे हैं, जो विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद बहुत प्रवाह में है। इस तरह से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। कई वर्षों में राजनीतिक स्तर पर एक सक्रिय बातचीत और एक मजबूत रक्षा साझेदारी दोनों देशों ने की है। ऐसे में हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण अत्यधिक केंद्रीकृत है और विश्व मामलों में बहुध्रुवीयता की मांग करता है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण और इसके साथ साथ रूस के साथ भारत के जुड़ाव का विस्तार, तो इसके तहत रक्षा और ऊर्जा जैसे मौजूदा क्षेत्रों से परे ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जो उनके संबंधों को गहरा करने में मदद करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस शिखर बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली की यात्रा दोनों नेताओं द्वारा भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासों का पर प्रकाश डालती है। तो बहुध्रुवीयता और वैश्वीकरण एक नए व्याकरण में भरोसेमंद भागीदारों के लिए अपनी पारस्परिक हितों के प्रति स्थायी संवेदनशीलता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत और रूस के बीच मजबूत साझेदारी शीत युद्ध की विरासत की बेड़ियों से निकली है और एक व्यावहारिक और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण सबसे विश्वसनीय साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, राष्ट्रीय हितों की निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति का सामना किया है। वास्तविक राजनीति के दलदल के बावजूद दोनों देश के बीच संबंध समय के साथ गहरे हुए हैं और यह असाधारण लचीलापन रणनीतिक राष्ट्रीय हित की मजबूत नींव और भू राजनीति के तालमेल पर बनाया गया है। तो शीत युद्ध के बाद के युग में भारत आज की वैश्विक बहस में एक आर्थिक महाशक्ति और एक प्रमुख हितधारक के रूप में उभरा है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या चाहे आतंकवाद का खतरा हो। रूस अपनी वैश्विक स्थिति और उपस्थिति के साथ गहन सहयोग के लिए एक जीत की स्थिति प्रस्तुत करता है और दोनों देश के बीच यह संबंध समय के साथ विकसित हुआ है और एकीकरण को गहरा करता है और संबंधों की चौड़ाई को भी बढ़ाता है। और रूस 60% से अधिक हथियारों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के हथियारों और आयुधों का प्रमुख आपूर्ति करता है। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना को शामिल करते हुए संपूर्ण बातें शामिल हैं और भारत ने हाल ही में S-400 मिसाइल सिस्टम को भी इसमें शामिल कर लिया है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और तलवार और क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में प्रमुख हथियार हैं। तो भारत रूस रक्षा सहयोग एक विक्रेता मॉडल से सैन्य तकनीकी सहयोग के नए क्षेत्रों में विकसित हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली संयुक्त अनुसंधान विकास और उत्पादन का एक सफल सहयोग था। दोनों देशों ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब और द्विपक्षीय निवेश को $50 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इस तरह से आवश्यक वस्तुओं की लंबी अवधि की खरीद, व्यापार बाधाओं को खत्म करने सहित आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी दोनों देश के नेताओं में चर्चा हुई और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी विकल्प जैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण व्यापार गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा पर भी दोनों देश के नेताओं ने बात की। तो इस तरह से अफगान पर भी हुई बात। मोदी और पुतिन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर भी घनिष्ठ परामर्श और समन्वय जारी रखने का फैसला
किया। दोनों पक्ष समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली समावेशी सरकार के साथ एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए कार्य करेंगे। और दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग तेज करने का आग्रह भी किया है। तो संयुक्त बयान में विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, लश्कर ए तोयबा को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के संदर्भ में संदर्भित किया गया है। तो इस तरह से अन्य समझौते में जैसे व्यापार, ऊर्जा, यानी टोटल 28 समझौतों पर दोनों देश के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। तो बौद्धिक संपदा, अकाउंटेंसी, बैंकिंग क्षेत्र में साइबर हमले, जनशक्ति, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और सर्वेक्षण, संस्कृत, शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से ग्राउंड बेस्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री और रोसोबोरो नेक्सपोर्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रोसनेफ्ट के बीच कच्चे तेल की आपूर्ति से संबंधित समझौता हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण, पेज नंबर 15 में आया हुआ है। इसको जीएस के सेकेंड पॉलिटी एंड जीएस थर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी तीनों में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है फेशियल रिकॉग्निशन टेक इन इंडियन एयरपोर्ट, यानी भारत के हवाई अड्डों पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आधारित बोर्डिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। तो पिछले हफ्ते हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि देश के 4 हवाई अड्डों में यात्रियों के लिए जल्द ही फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आधारित बोर्डिंग सिस्टम होगा। इसमें जो है वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा हवाई अड्डों पर बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। तो यह बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम डीजी यात्रा योजना, तो यहां पर देखिए 2-3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या, डीजी यात्रा योजना है क्या, तो ये इसके पहले चरण का हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो डीजी यात्रा योजना क्या है, तो यह योजना हवाई यात्रा को आसान और पेपरलेस बनाने की योजना है। यानी कह सकते हैं कि हवाई यात्रा को कागज रहित और परेशानी मुक्त बनाना है और एफआरटी आधारित बायोमेट्रिक स्कैनिंग का उपयोग करके हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच बिंदुओं पर यात्रा संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव है। तो इस तरह से यह योजना महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक डीजी यात्रा आईडी दी जाएगी और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका डेटा इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद आप जब भी टिकट बुक कराएंगे उस समय आपको इसी आईडी का इस्तेमाल करना होगा। अब बात आती है फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक क्या है। तो फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का सीधा सीधा मतलब किसी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से, यानी फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का सहारा लिया जाता है। तो इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति के फोटो को उसके चेहरे के फीचर्स के हिसाब से डिजिटल डेटाबेस में बदला जाता है। यानी इसके लिए चेहरे की ज्यामिति का विश्लेषण किया जाता है और इस डिजिटल डेटा को फेस प्रिंट कहा जाता है। जैसे हर व्यक्ति की फिंगरप्रिंट अलग होती है, ठीक वैसे ही सबका फेस प्रिंट भी अलग अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी फेस प्रिंट का प्रयोग संबंधित व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है और यह दुबई के एयरपोर्ट पर इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। जिन यात्रियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्हें एयरपोर्ट के अलग अलग गेट पर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने पड़ते हैं। उन्हें अलग अलग गेट पर लगे कैमरे की ओर सिर्फ 5 मिनट देखना होता है, उसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तकनीक के बाद इमिग्रेशन को प्रोसेस तेज हो जाता है। तो इस तरह से कोरोना के दौर में चेहरे पर मास्क होने के बाद भी क्या यह तकनीक कार्य करेगी? तो दुबई में इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। यहां जो लोग फेशियल रिकॉग्निशन का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं उनमें कैमरे की ओर देखते वक्त मास्क और चश्मा हटाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अभी मास्क के साथ चेहरे को अभी रीड नहीं कर पा रहा है। हालांकि इस पर भी कार्य चल रहा है। यात्रियों के डेटा गोपनीयता के बारे में क्या होगा? यात्री द्वारा साझा किए गए डेटा का उपयोग परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाना है और किसी अन्य बाहरी हितधारकों के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। और इस तरह से यात्रियों की बायोमेट्रिक जानकारी एक ऐप के माध्यम से एकत्र की जाएगी और उड़ान प्रस्थान के 24 घंटे के बाद वह हटा दी जाएगी। तो इस तरह से एफआरटी प्रणाली की सुरक्षा का स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाएगा
और इस तरह से एफआरटी देश की डाटा गोपनीयता और सुरक्षा प्रथाओं का पालन करेगा। लेकिन भारत का हाल ही में अपनाया गया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति द्वारा निर्धारित मानकों से कम है। तो इस तरह से विधेयक ऐतिहासिक न्यायमूर्ति के एस निजता के अधिकार पर पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ का फैसला और यह समिति के 2018 के मसौदे से अलग है, जिसने डाटा संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के चयन में न्यायिक निरीक्षण का प्रस्ताव रखा था। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी गोपनीयता के बारे में अभी पूरी तरह से कह सकते हैं कि ठोस उपाय नहीं हुए हैं। फिर क्या है, हवाई अड्डों पर बायोमेट्रिक स्कैन का उपयोग करने में क्या चिंताएं हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की पहचान के लिए आइरिस स्कैन, उंगलियों के निशान और चेहरे की पहचान का उपयोग चालू है। वे पहले सुरक्षा चौकी पर यात्रियों को चेहरा पकड़ने के लिए एल्गोरिथम सिस्टम का उपयोग करते हैं, यानी एक कैमरा यात्री के चेहरे को स्कैन करता है और उनकी बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाने के लिए उनके चेहरे की विशेषताओं का माप लेता है और फिर जब वही व्यक्ति उड़ान में चढ़ता है तो दूसरा कैमरा उनके चेहरे की तस्वीर लेता है और यह जांचने के लिए एक एल्गोरिथम चलाता है क्या यह दोनों चित्र बोर्डिंग पास से मेल खाते हैं। तो 2019 में एक यात्री का ट्वीट वायरल हुआ था। उसकी अपनी जानकारी के बिना एयरलाइन के लिए बायोमेट्रिक स्कैनिंग सिस्टम से गुजरने का अपना अनुभव पोस्ट किया और उसकी चिंता के जो केंद्र में सेवा किसी को चुनने या छोड़ने का विकल्प था और यहीं पर यह बिंदु थोड़ा सा यह दिक्कत करता है। यही चिंताएं हैं कि बायोमेट्रिक डाटा कहां संग्रहित किया जाएगा, इसकी पहुंच किसके पास होगी। इसकी स्पष्ट जानकारी के बिना कुछ यात्री अपने व्यक्तिगत डेटा को निजी रखना पसंद कर रहे हैं। तो यह कुछ अटपटा सा है, लेकिन फिर भी अभी इस पर कार्य करना बाकी है। फिर क्या बायोमेट्रिक स्कैन का उपयोग करने में अन्य समस्याएं भी हैं। तो इस तरह से अनुसंधान के बढ़ते और एआई के साथ बायोमेट्रिक स्कैनिंग प्रौद्योगिकियों में एक अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। तो यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चेहरे की पहचान तकनीक ने काले, भूरे और एशियाई व्यक्तियों को सफेद पुरुष चेहरों की तुलना में 100 गुना अधिक गलत पहचान की संभावना है। तो गूगल के पूर्व शीर्ष एआई वैज्ञानिक टिमनीट गैब्रू और एमआईटी मीडिया लैब्स के जॉय बुआलामिनी द्वारा सहलेखक 2018 के एक शोध पत्र में पाया गया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नस्ल और लिंग जैसी कक्षाओं के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो यह सब समस्याएं हैं। तो इन सब के बावजूद भी हमारे देश के कुछ प्रथम चरण में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और इस पर नए नए अनुसंधान होते रहेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पेज नंबर 7 पे आया, इसको गवर्नेंस से भी जोड़ सकते हैं। द वे टू टैकल मेल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण से निपटने का तरीका। तो अब समय आ गया है कि सर्वेक्षण के परिणामों पर पोषण की निगरानी की प्रक्रिया को महत्व दिया जाए। यानी कुपोषण का मतलब क्या है। तो कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। यानी भोजन किसी को स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वह कुपोषण से पीड़ित हो सकता है। तो इस तरह से प्रमुख तथ्यों में अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोषण संबंधी परिणामों में नगण्य लाभ दर्शाता है और यह एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है कि कुपोषण, अपव्यय और बौनेपन को कम करने में बहुत धीमी प्रगति हुई है और यह बहुत ही शर्मनाक है। अभी भी 5 साल से कम उम्र के 35.5 बच्चे अविकसित हैं और 19.3% बच्चे वेस्टेड हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 से बाल्यावस्था में रक्त अल्पता क्या हो गई, घटी नहीं बल्कि बढ़ गई है। तो यह चिंता का विषय है। किशोरियों और 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की स्थिति भी बदतर होती चली जा रही है। तो यद्यपि संस्थागत प्रसव में तो वृद्धि हुई है, स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत स्थिर है। यदि हम एक नई स्वस्थ पीढ़ी के लिए गंभीर है तो हमें उचित पोषण और विकास सुनिश्चित करना चाहिए, जबकि हमें प्रोग्रामेटिक
मूल्यांकन और सुधार के लिए डेटा की निगरानी करने की आवश्यकता है। अब सवाल यही आता है कि भूखे बच्चों की मदद करने के लिए हमें किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता है? क्या हमें उनके गुणवत्ता मानकों के साथ आउटपुट या प्रभाव डेटा या इनपुट और प्रोसेस डेटा की आवश्यकता है? तो हमें इनपुट और प्रोसेस इंडिकेटर पर नजर रखने की जरूरत है और इस तरह पिछली गलतियों को सुधार सकते हैं। डेटा संचालित योजना और रणनीतियां जवाबदेही के साथ सुशासन की ओर ले जाती हैं। तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। तो आगे का रास्ता हम क्या कर सकते हैं? तो अस्पताल में स्तनपान की सफल शुरुआत की निगरानी के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सहायक नर्स दाइयों को शिशु के 6 महीने का होने तक केवल स्तनपान की निगरानी जारी रखनी चाहिए। फिर उन्हें नरम घी के साथ पूरक आहार की समय पर दीक्षा दर्ज करानी चाहिए। यह जागरूकता पैदा करना चाहिए। उनकी माओं को यह बोलना चाहिए कि 6 महीने तक माँ का दूध अनमोल है और फिर उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा सा अन्न दिया जाना चाहिए। और यह चरण अगर चूक जाते हैं, यहीं से विकास लड़खड़ा जाता है, यानी यहीं से बच्चों के विकास, यहीं से बच्चा मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। तो यह विकास का महत्वपूर्ण दौर है, इसमें हम समझौता नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार को आंगनबाड़ी के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सहायक नर्स और दाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जागरूकता पैदा करना आवश्यक हो जाता है। और हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं से पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति के माध्यम से 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या राशन है। हमें यह भी जानने की जरूरत है कि क्या आंगनबाड़ियों को बिना किसी वैध के कारण रुक रुक कर बंद किया जाता है, क्यों बंद किया जाता है? क्या पर्यवेक्षक क्षेत्र निगरानी में अनियमित हैं? हमें आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को मध्याह्न भोजन के लिए आपूर्ति किए जाने वाले सूखे राशन की अनियमितता और मात्रा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर बराबर नजर रखनी होगी कि कैसे जो है अनाज, कभी कभी बच्चों को बोला जाता है कि आज अनाज खत्म है इसीलिए खाना नहीं बना, मिड डे मील नहीं मिल पाता है। तो क्या महिलाओं के स्व सहायता समूह आहार विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए मेनू तैयार करने और स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों, अनाज और बाजरा की खरीद में शामिल है? और क्या सामाजिक राजनीतिक कारणों से अंडे देने से इनकार किया जा रहा है या रोका जा रहा है? तो इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य दिवसों के साथ साथ उन क्षेत्रों में अर्जित मजदूरी की निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है। अक्सर जहां पर सूखा पड़ता है, जहां बड़े पैमाने पर पलायन होता है और जहां उच्च कुपोषण का प्रचलन है, तो इस तरह से इन सब का राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो को कुछ साल पहले ही बंद कर दिया गया था। इसलिए हम नहीं जानते कि परिवार क्या खाना बना सकते हैं, वे क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इन सब पर भी आगे का रास्ता यही हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है पीडीएस की निगरानी, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रियल टाइम निगरानी परिवार के स्तर पर भोजन सुनिश्चित करने में एक लंबा सफर तय कर सकती है। और कुछ राज्यों को छोड़कर जहां वेब आधारित पोर्टल काम कर रहे हैं, वहां पीडीएस की दुकानें कब खुली हैं और साथ ही आपूर्ति किए गए सूखे राशन की मात्रा और गुणवत्ता की कोई निगरानी नहीं है। तो दुर्भाग्य से पीडीएस एक भूख शमन तंत्र है और यह पोषण सुरक्षा को सक्षम नहीं बनाता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भूखा ना सोए और कोई भी भूखा ना रहे। तो पीडीएस परिवारों को वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं और चावल पर खरीद केंद्रित है और अनाज से पेट भर जाता है और भूख टल जाती है, लेकिन इससे कुपोषण नहीं समाप्त होता है। तो ऐसा लगता है कि तथ्यों और वास्तविकता के प्रति जो है एक तरह से देखा जाए तो काफी असमंजस की स्थिति है जो तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। तो कई स्थापित सर्वेक्षणों में पद्धति संबंधी त्रुटियां प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए 2017-18 में अगर देखा जाए तो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण परिणामों को रोक दिया गया था।
अब देखिए क्यों रोक दिया गया था। तो पोषण अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोनों की सतत पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय की मदद से निगरानी करने की आवश्यकता है। और अभी क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वह समय पर कार्रवाई के लिए कार्यक्रम प्रबंधकों और नीति निर्माताओं तक पहुंचता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पिछली घटनाएं हुई उस पर आलोचना करना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से कुपोषित बच्चों को बार बार सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है कार्य करने की और जल्द से जल्द कुपोषण को खत्म करने की। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे आया हुआ है, इसको पॉलिटी के अंतर्गत डाल सकते हैं। ए डॉकेट फुल ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, यानी अनसुलझे संवैधानिक मामलों से भरा एक फैसलों की सूची। और इनमें राज्य की शक्ति, जवाबदेही और दंड से मुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और अदालतों द्वारा लंबित नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस तरह से विवरण यही है इसमें, इसका जो लेख आया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान यह प्रस्तावित किया गया था कि राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली किसी भी याचिका पर 1 महीने के भीतर न्यायिक रूप से फैसला किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं न्यायालय की जवाबदेही बनती है। तो यह जो है संघीय ढांचे, चुनाव और कई अन्य मुद्दों के आसपास के मुद्दों में शक्ति और जवाबदेही के प्रश्न शामिल हैं और अदालतों को ऐसे मामलों को हल करने में जितना अधिक समय लगता है उतना ही हम जवाबदेही के दायरे से दंड मुक्ति के दायरे में जाते हैं। तो इस तरह से अधिकारों का यह बिंदु निश्चित रूप से अधिकारों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विवादास्पद राज्य कार्रवाई के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों तक यह फैली हुई है। 2021 की बात करें तो अब समाप्त होने वाला है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में फैसलों की सूची पर अगर नजर डालें तो बहुत सारे मामले अभी लंबित हैं और सभी मामलों में राज्य की शक्ति, जवाबदेही और दंड से मुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। यानी नतीजन जितनी देर तक उन्हें बिना किसी निर्णय के लटका दिया जाता है उतनी ही अधिक नुकसान हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को होता है। और इससे संबंधित कुछ मामले हैं, जैसे 5 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति के आदेशों को संवैधानिक चुनौती। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 यानी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाता है। तो यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी ढंग से कमजोर कर दिया गया और केंद्र द्वारा नियंत्रित जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो कश्मीर प्रश्न को 5 अगस्त 2019 की घटनाओं के बाद निपटान के रूप में देखने की व्यापक प्रवृत्ति, क्योंकि अब 2019 से पहले की यथास्थिति पर वापस लौटना एक राजनीतिक असंभवता है। तो अफसोस की बात है कि इस प्रवृत्ति ने अदालत को भी जकड़ लिया, लेकिन राजनीति एक तरफ मामला संवैधानिक शक्ति और जवाबदेही के बारे में कुछ बुनियादी सवाल उठाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि एक समय में जब कोई निर्वाचित सरकार और विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और राज्य की संरचना में ही स्थायी और अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने के लिए, तो यह कैसे कर दिया गया। तो सबसे पहला सवाल यह उठाता है कि क्या केंद्र एक राज्य में 356 की स्थिति का लाभ उठा सकता है, जबकि यहां पर ना कोई निर्वाचित सरकार है, विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और राज्य की संरचना में ही स्थायी और अपरिवर्तनीय परिवर्तन वह कैसे कर सकता है। तो इसका उत्तर में न केवल जम्मू और कश्मीर के बल्कि पूरे संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। यानी भारत में असुविधाजनक राज्य सरकारों से छुटकारा पाने के लिए अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और पहले से ही प्राप्त शक्ति का एक और विस्तार है। केंद्र पहले से ही झुकी हुई संघीय योजना को और कमजोर कर रहा है। तो इस तरह से दूसरा सवाल यह उठता है कि यह मामला इस सवाल को भी उठा रहा है कि क्या संविधान के तहत संघ विधायिका के पास न केवल राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, बल्कि एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नीचा दिखाने का भी अधिकार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा जो 5 अगस्त 2019 से पहले कभी नहीं हुआ। यही पता चलता है कि संघ विधायिकाओं के पास यह शक्ति है, तो इसका अनिवार्य रूप से मतलब होगा कि भारत का संघीय ढांचा पूरी तरह से संसद की दया पर है। यानी संसद संवैधानिक रूप से भारत को राज्यों के
संघ से केंद्र शासित प्रदेशों के संघ में परिवर्तित कर सकती है। यदि वह इतना चाहता था तो कहने की जरूरत नहीं है, और साथ ही केंद्र को सत्ता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देगा। तो इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। एक और मामला है चुनावी बॉन्ड योजना। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके भी 4 साल हो गए हैं। तो इस तरह से चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को असीमित गुमनाम कारपोरेट चंदे को अधिकृत करती है, जिससे चुनावी फंडिंग लोगों के लिए पूरी तरह से अपारदर्शी हो जाती है। साथ ही सत्ता में रहने वाली पार्टी के प्रति संरचनात्मक रूप से पक्षपाती हो जाती है। तो इस तरह से चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को कह सकते हैं कुछ महीने में ही केंद्रीय और राज्य चुनाव का एक पूर्ण 5 साल का चक्र होगा, और इस मामले में अभी भी सुनवाई का इंतजार है। तो कोर्ट के रिकॉर्ड पर एक और यह कह सकते हैं काला निशान है। तो यह इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट की निष्क्रियता तटस्थ नहीं है, बल्कि यथास्थिति के लाभार्थियों के पक्ष में है। और दूसरे शब्दों में निर्णय न लेने से न्यायालय प्रभाव में एक पक्ष में, लेकिन एक जो है कह सकते हैं तर्कपूर्ण निर्णय के बिना उसके रुख को सही ठहराता है, लेकिन अन्य पक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। और भी कई ऐसे मामले हैं, अदालत में कई मामले लंबित हैं, यह सच है। जैसे उदाहरण के लिए 2013 की गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने माना कि केंद्रीय जांच ब्यूरो किसी वैधानिक प्राधिकरण के तहत स्थापित नहीं किया गया था। इसी तरह से नागरिकता अधिनियम में भी संवैधानिक चुनौतियों के कानून के अधिनियम के तत्काल बाद दायर किया गया था, और वह भी अनसुना रह गया। उस पर कोई ठोस निर्णय न्यायालय ने नहीं लिया। इसी तरह से गैर कानूनी गतिविधियों की धारा 43D के 5 की बहुत आलोचना की गई। यानी चुनौतियां रोकथाम अधिनियम जो जमानत के अनुदान को प्रभावी रूप से असंभव बनाता है और कई लोगों की वर्षों लंबी कैद के लिए जिम्मेदार है। तो धारा 43D(5) इस धारा को नियमित आधार पर लागू किया जाता है। तो इस तरह के मामले अभी भी लंबित हैं। तो क्या यह न्यायपालिका को जख्मी करता है या घायल करता है? तो यथास्थिति से लाभ प्राप्त करने वाली पार्टी को लाभ देने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की न्यायिक चोरी स्वयं न्यायपालिका की जवाबदेही के लिए भी हानिकारक है। एक बार जब कोई अदालत किसी मामले का फैसला कर देती है तो उसके तर्क, जो कि परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक होने चाहिए, कि सार्वजनिक रूप से जांच की जा सकती है, और यदि आवश्यक हो तो इसकी आलोचना भी की जा सकती है। और निर्णय के अभाव में, हालांकि जबकि न्यायपालिका की निष्क्रियता जमीन पर उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितनी कि उसकी कार्रवाई। तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि बेंचों के गठन और मामलों को शेड्यूल करने की जिम्मेदारी विशेष रूप से ऐसे मामलों से जुड़ी बेंचों द्वारा सुने जाने वाली है जो पूरी तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास हो। जबकि पिछले 3 मुख्य न्यायाधीशों की कार्यपालिका के प्रति अत्यधिक सम्मान के लिए आलोचना की गई। तो यह कहीं न कहीं देखा जाए तो न्यायपालिका आलोचना के कटघरे में है। तो वर्तमान सीजेआई कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते रहे हैं, और यह प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि कार्रवाई में अदालत के समक्ष लंबित महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों को सुनना और तय करना हो सकता है। तो यहां पर न्यायपालिका को आने वाले दिनों में यह ध्यान रखना होगा। इस तरह से अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इसने राष्ट्रीय हितों की निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति का सामना किया है। इस कथन के आलोक में रूस के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का परीक्षण कीजिए। बहुत ही सुंदर उत्तर आप लिख सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में यानी भारत और रूस की 21वां जो है यह बैठक चल रही है, और इसमें भारत और रूस के बीच 28 मुद्दों पर समझौते हुए हैं। वह चाहे जो है प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, और कई मामलों में जो है नई बातें निकल कर आई हैं। तो इस तरह से भूमिका में आप कह सकते हैं कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय यात्रा पर आए हुए हैं, और भारतीय यात्रा के साथ साथ यहाँ पर पहली बार भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता भी शामिल की गई, और मध्य भाग में उन सभी बातों का उल्लेख करना है जो भारत और रूस ने दोनों मिल करके चर्चा की है। उन सभी मुद्दों पर, चाहे अफगानिस्तान मुद्दे हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे ऊर्जा का मुद्दा हो, चाहे सैन्य सुरक्षा, AK-203 राइफल, इन सब बिंदुओं को आपको मध्य भाग में, अंत में निष्कर्ष यही लिखना है कि रूस हमारा पुराना मित्र है। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में एक और
महत्वपूर्ण संबंध की इबारत लिखी जाएगी। तो इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, डिजी यात्रा योजना क्या है जिसके तहत चेहरे की पहचान तकनीक लागू की जा रही है? बायोमेट्रिक तकनीक को लेकर किस तरह की चिंताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इन सब बातों की चर्चा हम लोगों ने की है। सबसे पहले डिजी यात्रा योजना क्या है और चेहरे की पहचान तकनीक के बारे में भी आपको बताना है। और इस तरह से बायोमेट्रिक तकनीक को लेकर जो चिंताएं हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको। तो इसको जो है, जैसे प्रथम भाग में भूमिका लिखने के बाद दूसरे भाग में इसको, जैसे कि डिजी यात्रा योजना और यह चेहरे की पहचान तकनीक क्या है और यह कैसे पहचान करेगा, इन सब बातों को लिखते हुए इसमें जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, और अंत में निष्कर्षता यह कह सकते हैं कि डिजी यात्रा योजना के माध्यम से चेहरे की पहचान तकनीकी एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, यह योजना के तहत लोगों के समय बचेंगे। यह पेपरलेस योजना और आगामी तकनीक को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाएगी। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि यह अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।